हेलो प्यारो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका स्वागत करता हूं सत्यार्थ कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं जतिन कुमार जैन आप सबके सामने लेकर आ रहा हूं बायोलॉजी का एक बहुत खूबसूरत भाग, जिसे हम वनस्पति विज्ञान या बॉटनी के नाम से जानते हैं। और इसका एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं। आप सभी जानते हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे नीट की बात करें या हम एग्रीकल्चर रिलेटेड सीयूईटी या जेट जैसी एग्जाम्स की बात करें, इसका बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। और ये बहुत ही, अगर हम बात करें, बच्चों को बहुत ही कठिन लगता है, लेकिन हम जिस तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और हर चीज अपन फ्लो चार्ट के रूप में पढ़ेंगे। जिसके अंदर हम सबसे पहले शुरू करते हैं इकोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक, जिसे हम एनवायरमेंटल इश्यूज के नाम से जानते हैं, या फिर हम उसे पर्यावरण के मुद्दे भी कहते हैं। चलो बच्चों शुरू करते हैं, कॉपी पेन निकाल लो। चैप्टर का नाम है एनवायरमेंटल इश्यू। से हम इकोलॉजी के अंदर काउंट करते हैं। अभी सीयूईटी में इसे हटा दिया गया है, लेकिन जेट में अभी भी ये सिलेबस में है, जिसका नाम है पर्यावरण के मुद्दे या एनवायरमेंटल इश्यूज। और आज हम पूरी क्लास इंग्लिश में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, लेकिन कल सेम क्लास आपको हिंदी मीडियम में भी रिकॉर्डेड मिलेगी। और इसी प्रकार हम एक एक ईंट लेकर के पूरे मकान की बनाने की तैयारी में जुट रहे हैं। और मैं वादा करता हूं आप सभी से कि हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसे बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, आप सभी को याद करा दूंगा, और एग्जाम्स में डेफिनेटली हमें सारे क्वेश्चंस इन लेक्चर से मिलने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। इन इंपॉर्टेंट डेट्स की कुछ ऐसी बात है कि ये एनसीईआरटीज में हम ढूंढ नहीं पाते हैं, कई बार हम मिस कर जाते हैं इन पॉइंट्स को। तो मैं ये करना चाह रहा हूं कि आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हम एक ही साथ आपको लिखवा दें। जैसे कि सबसे पहले अगर अपन बात करें कुछ एक्ट्स की, जिसके अंदर आता है एनवायरमेंटल एक्ट या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, या जिसको अपन कह सकते हैं पर्यावरण संरक्षा अधिनियम। ये कौन से साल में आया था? तो ये अगर हम जाने तो ये आया था 1986 के अंदर। कौन से ईयर में? 1986 में। देन आफ्टर हम बात करें पॉल्यूशन की, जो कि इस चैप्टर का सबसे मेन इशू है, जो कि आज के समय में भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सिटीज हमारे देश के भी, जैसे कि दिल्ली जिसमें सबसे नंबर 1 पर आता है। अगर हम बात करें 1990s की, तो पूरे विश्व के 41 सिटीज के अंदर जो टॉप पोल्यूटेड 41 सिटीज थी, उनमें दिल्ली की रैंकिंग 4 नंबर पर आई थी। और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन था एयर पोल्यूशन, जिसके ऊपर लोगों ने पीआईएल लगाई थी कोर्ट में कि आप हमें कैसे भी करके इस प्रदूषण से बचाएं। तो उसकी हम बात करेंगे किसके अंदर? एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड प्रिवेंशन, जिसे हम क्या कहते हैं? निरोध, रोकना। और यदि प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जैसे कि जनसंख्या बढ़ रही है, तो लोग संसाधनों का अतिदोहन कर रहे हैं, रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एयर कंडीशनर्स का ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिससे सीएफसी जैसी गैसेज निकल रही है, रेफ्रिजरेटर का ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिनसे सीएफसी जैसी गैसेज निकल रही है। या हम बात करें कि फॉसिल फ्यूल्स का या पेट्रोलियम का, जिसमें पेट्रोल डीजल्स की बात करें, उनका बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिससे एनवायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेज की मात्रा बढ़ रही है। तो वो सब किसके अंदर आता है? एयर पोल्यूशन में। तो एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट। तो इसका ईयर पूछा जाता है कि ये कौन से ईयर के अंदर लाया गया, तो इसका ईयर है 1981। लेकिन इस 1981 और इस एक्ट से जुड़ी एक और बात है कि 1981 में जब एयर पोल्यूशन के लिए जब एक्ट लाया गया, प्रिवेंशन और कंट्रोल एक्ट, तो उसमें नॉइस पोल्यूशन को इंक्लूड नहीं किया गया था। हम मानते थे कि नॉइस पोल्यूशन है और एयर पोल्यूशन है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं 1987 की, तो 1987 में क्या हुआ? नॉइस पोल्यूशन को हमने इंक्लूड कर दिया एयर पोल्यूशन के अंदर ही। तो नॉइस पोल्यूशन, नॉइस का मतलब ध्वनि, जो साउंड, जो हम आजकल आप देखते भी होंगे कि शादी के अंदर कभी भी है ना, अगर हम डीजे वीजे लगवाते हैं तो हम लोग डरते हैं कि 10 बजे बाद में डीजे बंद कर दो वरना पुलिस आ जाएगी। वो सब यही एक्ट के अंदर लागू होता है। तो हम बात करें कि नॉइस पोल्यूशन की, कि नॉइस पोल्यूशन वाज इंक्लूडेड इन, या बोल सकते हैं इसको स्थान दे दिया गया या जगह दे दी गई किसके अंदर? एयर पोल्यूशन एक्ट के अंदर। क्या बोल सकते हैं? एज ए पार्ट ऑफ एयर पोल्यूशन।
अगले अगर अपन एक्ट की बात करें तो सेम बात हम वाटर के लिए करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो वाटर के बिना, वो जल के बिना असंभव सी है, इम्पॉसिबल सी है। तो अगर हम उसमें पॉल्यूशन कर देंगे, तो वो सबसे ज्यादा हमारी हेल्थ को खराब करेगा। इसके लिए बहुत सारे है ना नियम कानून लाए गए, जो कि किस एक्ट के अंदर आए, वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट के अंदर। और ये एक्ट कब आया, तो 1974 में। बोले वाटर पोल्यूशन के अंदर कैसी बात, बोले वाटर कैसे पोल्यूट होता है सर, सुबह नल से तो साफ पानी आता है। तो बोले जो हमारे स्वच्छ जल हैं, या बोल सकते हैं हम फ्रेश वाटर बॉडी है, जिसके अंदर लेक्स आती है, रिवर्स आती हैं, तालाब मतलब पॉन्ड्स आते हैं, उनके अंदर क्या किया जाता है कि घर के जो डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं, या बोल सकते हैं जो डोमेस्टिक सीवेज वेस्ट वाटर, या किसी हॉस्पिटल से निकला हुआ, या बोल सकते हैं किसी संस्थानों से निकले हुए, ऑफिस से निकले हुए, है ना, होम्स, या बोल सकते हैं हमारे घरों से निकलने वाला जो कचरा है, यदि हम इन झीलों में, तालाबों में, या बोल सकते हैं नदियों के अंदर अगर हम बहा देंगे, तो वो नदियां, तालाब, झील कैसी हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। और वह पानी प्रदूषित हो जाने के कारण, चाहे हम उस पानी को नहीं पी रहे हैं, लेकिन उसमें भी तो हमारे जैसे कई जीव निवास कर रखे हैं, जैसे कि मछलियां हो गई, जीव जंतु हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए। तो और हम तो जानते हैं कि ये हमारी नैतिक कर्तव्य है, इथिकल या बोल सकते हैं हमारे मोरल वैल्यूज है, कि जिस प्रकार एक मानव की, एक ह्यूमन की लाइफ इंपॉर्टेंट है, उसी तरह हमारे साथ जो इस पूरी धरती को बांट रहे हैं, उन सबकी भी उतनी ही वैल्यूज है। चाहे उनकी बाजार में कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो या ना हो, लेकिन उनकी एक इंट्रिंसिक, या बोल सकते हैं उनके जीवन की बहुत वैल्यू है। तो हमें ऐसी चीजों को रोकना चाहिए, इसलिए हमने वाटर पॉल्यूशन एक्ट बनाया 1974 में। देन आफ्टर हम बात करें किसकी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। क्या सर जंगलों में भी कचरा होता है क्या, बोले जंगलों में कचरा नहीं होता, जंगल हमारे लिए बहुत यूजफुल है। जैसे कि हम बात करें किसकी, अमेजोन रेन फॉरेस्ट की, जिसको बोला जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की दुनिया का सबसे बड़ा अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है तो वो कौन है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, जो कि ब्राजील में स्थित है। और उसको हमारी पूरी अर्थ का क्या बोला जाता है, फेफड़ा बोला जाता है, लंग्स बोले जाते हैं। बोले ऐसा क्यों, बोले फेफड़ा हमको ऑक्सीजन लेने में सहायता करता है, और ये हमको ऑक्सीजन देने में सहायता करता है। अगर हम बात करें कि ये इतना बड़ा है कि पूरे विश्व में, पूरे अर्थ पे, पूरी पृथ्वी पर जितनी ऑक्सीजन मिल रही है, उसका 20% ऑक्सीजन हमको कहां से मिलता है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट के पेड़ पौधों से। बोले कैसे, तो हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण ही वो माध्यम है, फोटोसिंथेसिस ही वो तरीका है जिससे हमको ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। और यहाँ पर इतने ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स है, कि उनसे फोटोसिंथेसिस होने के बाद में पूरी अर्थ की 20% ऑक्सीजन हमको या बोल सकते हैं हमको गेन होती है, हमको मिल पाती है। तो हम नेशनल, तो बोले फॉरेस्ट को बचाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो हम किसके तहत बचाएंगे, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के तहत। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी क्या कहती है, ये भी मैं आपको बता देता हूं कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का जो मेन टारगेट है, जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है, हायर एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, कि अगर हम बात करें मैदानी क्षेत्रों की, अगर हम बात करें प्लेन्स की, तो इसके अकॉर्डिंग कितना एरिया, कितना लैंड एरिया फॉरेस्ट कवर के अंडर माना जाता है, या होना ही चाहिए अंडर फॉरेस्ट कवर, तो 33% एरिया, जो कि बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम्स में पूछने को मिलता है। और अगर बोले हिली एरियाज के अंदर, माउंटेन एरियाज के अंदर, तो 67% फॉरेस्ट एरिया आना चाहिए वहां पर। और हम बात करें कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का एक और डाटा है कि सबसे ज्यादा जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो फॉरेस्ट की कटाई हो रही है, वो ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर हो रही है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में हो रही है। और वो कितनी परसेंट है, 40%। जबकि अपन शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की बात करें, टेम्परेट एरियाज की बात करें, तो केवल 1%। तो इसको भी पढ़ना हमारे लिए उतना ही जरूरी है। और ये कौन से ईयर के अंदर लाया गया, तो 1988 में। देन आफ्टर हम बात करें, जब हम जंगल की बात शुरू ही कर दिए, तो खत्म भी करते हैं कोई अच्छे पॉइंट से, कि एक और फॉरेस्ट से रिलेटेड एक
वो एक प्रकार का हम मान सकते हैं कि दो लोगों के बीच में जैसे एग्रीमेंट होता है, वैसे ही भारत सरकार और जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उनके बीच में भी एक एग्रीमेंट हुआ, जिसके अंदर ये कहा गया ट्राइबल कम्युनिटीज को कि आप जैसे बार बार जगह बदल देते हैं, आपके ऊपर जो बाहर रहने वाले लोग हैं वो बहुत अत्याचार करते हैं, तो हम आपको ये गारंटी देते हैं कि यदि आप उस जंगल में ही रहेंगे, उस फॉरेस्ट में रहेंगे और उसकी देखभाल करेंगे, उसका संरक्षण करेंगे, उसका कंजर्वेशन करेंगे, उसका प्रोटेक्शन करेंगे, तो हम ये गारंटी लेते हैं कि आपको कोई भी बाहर से कोई भी ह्यूमन या बोल सकते हैं कोई भी आप दखल अंदाजी, कोई भी इंसान बाहर से दखल अंदाजी नहीं कर सकता। पर बदले में, और बोले बदले में हम आपको क्या देंगे, बोले आप हमको संरक्षण दीजिए, आप हमको प्रोटेक्शन दीजिए, फॉरेस्ट को हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, हम आपको रहने की जगह देंगे, हम आपको वहां के रिसोर्सेज, वहां के संसाधनों का यूटिलाइजेशन करने के लिए प्रॉपर अथॉरिटी देंगे। आप वहां पर फल बात करें या फिर खाने की बात करें, वो सारी चीजें आप वहां से उपयोग कर सकते हैं। तो ये कौन सी ईयर के अंदर, बोले इसे कहते क्या है, इन दोनों एग्रीमेंट को कहा क्या जाता है, तो इन्हें कहा जाता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। बोले सर शॉर्ट फॉर्म में कुछ सुना सुना लगता है, तो हाँ सही सुना लगता है आपको कि JFM। कई बार पूछ लिया जाता है कि ये JFM की क्या फुल फॉर्म है, तो इसकी फुल फॉर्म है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट का मतलब संयुक्त, जॉइंट, हम एक चीज को कभी भी जॉइंट बोल नहीं सकते। हमारी फैमिली है, या तो हम घर में 4 लोग रहते हैं या हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मतलब कि 2 परिवार 3 परिवार एक साथ रहते हैं। वैसे ही भारत सरकार एक परिवार हो गया और वो ट्राइबल कम्युनिटी दूसरा परिवार हो गई। और ये कौन से साल में लाया गया, तो हम बात करेंगे ये मिड में लाया गया। मिड मतलब मध्य, कौन से वर्ष के, 1980। कौन से वर्ष के बच्चों, 1980s के। और आप देख रहे हैं केवल 1974 को छोड़ करके सारे के सारे ईयर 1980s वाली लाइन के ही हैं। और इनको याद करने का तरीका भी बहुत आसान है कि अगर हम बोले एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया या एनवायरमेंटल एक्ट कब आया, तो वो आया 1986 में। फिर 1986 के बाद में 1987 में क्या हुआ, 1987 में नॉइस पॉल्यूशन को, ध्वनि प्रदूषण को किसके अंतर्गत बोला गया, किसके अंदर स्थान दिया गया, किसके अंदर इनको जगह दी गई, तो एयर पॉल्यूशन के अंदर। फिर हम बात करें किसकी, 1987 के बाद 1988 में कौन आया, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई। और फिर उस 1981 में कौन आया, एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट आया। और उसके एक साल पहले कौन आया, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसी तरीके से 2 ईयर और हैं जो इस चैप्टर में इधर उधर कहीं लिखे हुए हैं, हमारी आंखों से मिस हो जाते हैं, जिनको भी हम इसी के साथ लिख लेते हैं। इसमें से अगर अपन एक बात करें, तो आपने नाम सुना होगा ओजोन का। ओजोन का नाम सुना होगा, तो एक टॉपिक इस चैप्टर में दे रखा है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन का मतलब क्या है, ओजोन की जो परत है, जो लेयर है, उसका टूटना या उसका अपघटन होना। जो कि करता कौन है, तो बोले इंसान ही करता है। बोले इंसान इतना ऊपर कैसे जा सकता है, बोले इंसान ऊपर नहीं जाता, उसके क्रियाकलाप ऊपर जाते हैं, उसकी एक्टिविटीज से जो रिजल्ट है वो ऊपर जाता है। आज मानव अपने आप को अच्छा रखने के लिए इतनी सारी चीजें कर रहा है, जिनमें से एक AC भी है, जिसमें से एक रेफ्रिजरेटर भी है। पहले के टाइम पे ये सब चीजें होती नहीं थी, जिसके कारण हमारा जो एनवायरनमेंट था वो बहुत अच्छा रहता था। अभी एयर कंडीशन, अभी रेफ्रिजरेटर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग काम में ले रहे हैं, गाँवों में रेफ्रिजरेटर लगने लग गए, गाँवों में AC लगने लग गए, जिसके कारण ये गैसेस की जो मात्रा है वो एनवायरनमेंट में, वो वातावरण में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जिसमें से एक गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या जिसे हम क्या कहते हैं, CFC कहते हैं। जिसके अंदर एक एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, CCl2F2। ये सबसे कॉमन क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, जिसका अगर अपन नाम बोले तो इसका नाम है फ्रियोन्स। बोले ये कैसे ओजोन की लेयर को अफेक्ट कर रही है, तो पहले ओजोन के बारे में समझते हैं अपन कि ओजोन कितने प्रकार की होती है। बेटा ओजोन होती है 2 प्रकार की। वास्तव अगर बात करें तो होती तो एक ही प्रकार की है, लेकिन दूसरा फिर से ह्यूमन एक्टिविटीज एक कारण बनता है दूसरी ओजोन बनाने का। एक तो ओजोन होती है गुड ओजोन, जैसे अपन बोलते हैं गुड बॉय, वैसे गुड ओजोन मतलब इसका काम क्या है, कुछ अच्छा करना। अच्छा क्या करेगी, बोले ह्यूमन को, मानव को बचा रही है। इससे बचा रही है, स्किन कैंसर बचा रही है।
और किससे, हमारे डीएनए को म्यूटेशन से बचा रही है। और किससे, जो आंखों के अंदर कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसको कहते हैं अपन क्या, स्नो ब्लाइंडनेस, कैटेरैक्ट, उससे बचा रही है। और हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे प्रतिरक्षक तंत्र को स्ट्रॉन्ग करने में मदद कर रही है। बोले ये सब छिड़ता है, तो बोले जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आती है, जो परा बैंगनी किरणें आती है, ओजोन, जब ओजोन नहीं होगा सूर्य से, सन से, जब ओजोन, ओजोन की परत नहीं होगी, जब सन से कौन आएगा, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। बोले सर और कुछ भी है क्या? बोले अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में भी यूवी रेडिएशन आती है, जो हमारी यदि स्किन पर गिरेगी तो हमारी स्किन में स्किन कैंसर कर सकती है, हमारे डीएनए में म्यूटेशन कर सकती है, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक बना सकती है, और हमारी आंखों पर गिरने से उस पर ब्लाइंडनेस ला सकती है, जिसे स्नो ब्लाइंडनेस, कैटरैक्ट कहते हैं। जो कि हमारे जो कॉर्निया है, जिस पर फोटो बनती है, जिस पर फोटो बनती है, वो उसको खराब कर देती है, जिसके कारण अंधापन आ जाता है। तो उससे हमको कौन बचा रही है? ये गुड ओजोन। और ये कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर। तो और बोले सर ये दूसरी वाली हो गई बैड ओजोन आपकी। आप पढ़ते नहीं हो इसलिए आप बैड बॉय हो। वैसे ये अच्छा काम नहीं कर रही है, ये गलत काम भी नहीं कर रही है, लेकिन ये गलत कामों का क्या है, नतीजा है। बोले ये किसके कारण हो रही? बोले ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण। जो पोल्यूशन एटमॉस्फेयर में बन रहा है, ये पोल्यूशन ही ओजोन लेयर को बना रहा। तो बोलते हैं कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपने अभी बताया था CCl2F2, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस गुड ओजोन को खराब कर रहा है या बैड ओजोन को? बिगड़े हुए को कौन बिगाड़ सकता है? हम अच्छे को ही बिगाड़ सकते हैं, उसी प्रकार इस गुड ओजोन को कौन बिगाड़ता है? CCl2। बोले पूरा बिगाड़ेगा? बोले नहीं, ये CCl2 पहले कहां जाएगा? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। पहले कहां जाएगा? स्ट्रेटोस्फेयर में। और वहां जाकर के किस में टूटेगा? ये अपने क्लोराइड फ्री रेडिकल को, किस बेटा, क्लोराइड फ्री रेडिकल को वहां पर डालाएगा। और इस क्लोराइड फ्री रेडिकल से क्या होगा? इस क्लोराइड फ्री रेडिकल का काम है उत्प्रेरक की तरह काम करना, कैटेलिस्ट की तरह काम करना। या जैसे एंजाइम को अपन बोलते हैं ना बायो कैटेलिस्ट, जिसमें हम बोलते थे ये एंजाइम है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, इस एक्टिव साइट में कौन आ जाता है? सबस्ट्रेट आ जाता है। और उस सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड को, कहना रासायनिक बंधों को ये तोड़ देता है, और इसको किस में बदल देता है? इसको प्रोडक्ट में, उत्पाद में बदल देता है। और खुद इस्तेमाल होता है क्या? बोले नहीं, ये बेटा फिर से कोई दूसरा सबस्ट्रेट आएगा, फिर से कोई दूसरा क्रियाधार आएगा, उसको प्रोडक्ट में बदल देगा। उसी प्रकार ये जो क्लोराइड फ्री रेडिकल है, ये स्ट्रेटोस्फेयर में जाकर के किसकी तरह काम करता है? कैटेलिस्ट की तरह काम करता है। मतलब खुद को इस्तेमाल नहीं होने देगा, और धीरे धीरे करके क्या कर देगा? ओजोन का डिप्लीशन कर देगा। क्या कर देगा बेटा? ओजोन डिप्लीशन कर देगा। तो मेरे को एक चीज बताओ, इस ओजोन डिप्लीशन के पीछे का कारक कौन है, फैक्टर कौन है? तो बोले ये देव। कौन है बेटा? ये देवता। तो इसको हम क्या कह देंगे? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। और ये जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है ना, इसकी मात्रा को ही कम करने के लिए ये रिलीज को, रिलीज मतलब बाहर निकलना, बाहर कब निकलेंगे? जब ज्यादा एसी, ज्यादा रेफ्रिजरेटर काम मिलेंगे। इसके रिलीज मिनिमम करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर एक प्रोटोकॉल बनाया गया, जिसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये मॉन्ट्रियल किसका नाम है? तो मॉन्ट्रियल नाम है एक जगह का, जो कि कहां पर स्थित है? कनाडा में। तो पूछा जाता है कि ये इसके पीछे कारण कि ये किस चीज को सही करने के लिए बनाया गया, तो बोल देंगे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस की मात्रा को पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में इस अर्थ पर कम करने के लिए, ताकि जो ओजोन है, जो हमारी इतनी सुरक्षा कर रही है, उसको हानि ना पहुंचे, उसको कोई लॉस ना हो। बोले इसका कोई एग्जाम्पल है क्या सर, कि जहां पर इसको हानि पहुंची हो? तो आप सभी ने एक नाम सुना होगा, ये ओजोन होल। होल का मतलब क्या होता है? छेद हो जाना, उस परत में, उस ओजोन की परत में छेद हो जाना, जो कि कहां पर दिखता है? एंटार्क्टिका में। तो एक महाद्वीप ना एंटार्क्टिका, कॉन्टिनेंट है,
वहां पर देखने को मिलता है। यदि ऐसा होल पूरी धरती पर फैल जाए, पूरे अर्थ पर फैल जाए, तो सारे के सारे जीव जंतु, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को कितना नुकसान होगा। तो उस नुकसान को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। और कौन से ईयर में आया, तो इसको पूछता है, ये आया 1987 में। तो बोले 1987 में आकर के क्या ये काम करना शुरू कर दिया था, क्या ये लागू हो गया था? बोले नहीं, ये साइंड हुआ था, मतलब इसकी बातचीत हुई थी, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, लेकिन इसका प्रभावी, या बोल सकते हैं ये कम इनटू इफेक्ट, कब ये प्रभावी हुआ, कम इनटू इफेक्ट, क्या बोल सकते हैं, इसी के लिए कई बार सवाल आ जाता है इनेक्टेड, कब ये इनेक्टेड हुआ? बोलेंगे 2 साल बाद 99 के अंदर। तो यही बात हम वहां पर लिख लेते हैं बेटाओ। छठे नंबर पे अपन क्या लिखेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, ये इसके लिए सेम बात लिखी हुई आती है, साइंड इन, कि कब ये आया, तो बोल देंगे 1987 में, और बोलते हैं कम इनटू इफेक्ट, बट कम इफेक्ट या नेक्टेड इन 90। और एक लास्ट बात इस टॉपिक में, इस ईयर्स में, ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स हम लिख रहे हैं, उसमें एक लास्ट बात जो हम करते हैं क्या है बेटा, एक, अगर अपन बात करते हैं, ठंड का मौसम चल ही रहा है, ठंड का मौसम चल रहा है, तो चिपका चिपकी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसी बीच हम बात करते हैं ऐसे ही मूवमेंट की, जिसे हम क्या कहते हैं, चिपको मूवमेंट। क्या कहते हैं बेटा, चिपको मूवमेंट। ये नाम आपको सुनने को मिला था इसी साल के 2023 में जो एग्जाम हुई थी, उसके अंदर ये ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ था, वो मूव। अब जिसने नाम तो सबने सुना हुआ है, ऐसी चीजें कोई हर कोई सुन लेता है, लेकिन इसका मतलब नहीं पता कि ये चिपको मूवमेंट वास्तव में रिलेटेड किससे है, संबंधित किससे है। तो आपको मैं बताता हूँ कुछ इसके बारे में। जोधपुर के अंदर जो बिश्नोई समाज है, जोधपुर में जो बिश्नोई समाज है, बिश्नोई समाज है, उसके अंदर एक लेडी का नाम आता है बहुत फेमस, अमृता दे। उन्होंने क्या किया था कि जिस समय ये दौर चल रहा था कि मानव जो कि इस प्रकृति के ऊपर, इस नेचर के ऊपर ह्यूमन जो डिपेंडेंट था, किसके लिए, फूड के लिए, खाने के लिए, और घर के लिए, रहने के लिए, हैबिटेट के लिए, आवास के लिए, उसकी जो आवश्यकता थी वो पूरी हो रही थी। लेकिन हम कहाँ सुधरने वाले हैं, हमने हमारी आवश्यकता को क्या बना लिया, हमारी नीड को क्या बना लिया, लालच बना लिया, ग्रीड बना लिया, कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं और घर बनाऊंगा, मेरे पास तो और पैसा है, मैं 10-10 100-100 प्लाट खरीदूंगा। तो इंसानों ने क्या करने लग गए, उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, वनों को काटना शुरू कर दिया, फॉरेस्ट को खत्म करना शुरू कर दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जब वो क्रूर लोग, वो जब इन ट्रीज को, इन वृक्षों को काटने आए, तो उससे चिपक गए, लेकिन वो इतने ज्यादा क्रूर थे कि उन्होंने साथ में इंसानों को भी मार दिया। लेकिन ये क्रूरता कब तक चलती, एक ना एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें रुकना ही पड़ा। तो जब वो इसलिए इसलिए भारत सरकार ने इनके नाम पर एक अवार्ड भी चला रखा है, जिसे हम क्या कहते हैं, अमृता देवी विष्णु वाइल्ड लाइफ। इन्होंने किसको बचाया, इन्होंने पेड़ को नहीं बचाया, पूरे जंगल को बचाया, उस पूरे फॉरेस्ट को बचाया। और हम बोले फॉरेस्ट को भी नहीं बचाया, उन्होंने वहाँ की बचाया, वहां पर जो लाइफ थी, जो कि वहां पर आश्रित थी, उस हैबिटेट के ऊपर डिपेंडेंट थी, उनको प्रोटेक्ट किया। इसलिए इन्होंने क्या कहा, इस अवार्ड को क्या कहा गया, वाइल्ड लाइफ। वरना यहाँ पर फॉरेस्ट भी लिखा आ सकता था, लेकिन इन्होंने पूरी बायोडाइवर्सिटी की रक्षा की है, इसलिए इसको क्या कहा गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। ये हर उस इंसान को दिया जाता है
जो कि हमारे देश में जो बायोडाइवर्सिटी की क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, उसमें इतने जीव जंतुओं की प्रोटेक्शन करता है, इतने ऑर्गेनिजम्स की प्रोटेक्शन करता है। यदि हमारा भी घर नहीं हो तो हम उतनी उम्र कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे जितने हम एक घर में कर पा रहे हैं। यदि हमको खाने को नहीं मिले तो हम उतनी एज कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे जितनी अभी हमें कर पाते हैं या हमारे पूर्वज कर पाए हैं। इसलिए इसको क्या बोला गया, वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवों की सुरक्षा की गई सबोर्डिनेट कहते हैं अपन। देखो, तो इसलिए बोलते हैं कि ये जो चिपको मूवमेंट उसी उसी के नाम पे पड़ा, कि जैसे लोग चिपक जाते थे उन फॉरेस्ट ट्रीज से, इसीलिए इसको एक मूवमेंट बोला गया, चिपको मूवमेंट। और ये कब शुरू हुआ था, 19। तो ये सारी जो डेट्स थी ये एनवायरमेंटल इश्यूज के अंदर, इसके अलावा और कोई डेट्स नहीं है जो कि पूछी जाती है। मैं इनको एक साथ कर देता हूं, एक बार और देख लेते हैं अपन कि सबसे पहली डेट जो हमने याद की वो थी एनवायरमेंटल एक्ट या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि कब आया, 1986। देन आफ्टर एयर पोल्यूशन एक्ट, या बोल सकते हैं एयर पोल्यूशन प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल एक्ट, जो कि आया 1981 में। लेकिन 1987 में इनमें क्या संशोधन किया गया कि इसके अंदर नॉइस पोल्यूशन को भी ऐड किया गया, और उस नॉइस पोल्यूशन को कौन से साल में एयर पोल्यूशन में इंक्लूड किया गया, 1987 में। फिर उसके बाद में सेम वाटर के लिए हमने देखा कि वाटर पोल्यूशन, या बोल सकते हैं कि वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट कब आया, तो 1974 में। फिर उसके बाद में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की बात कब हुई, तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की बात हुई 1988 में। फिर उसके बाद में बात करें यदि हम वाइल्ड, ये ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कब हुआ, तो मिड 1980s में। देन आफ्टर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब साइन हुआ, कब आया, तो बोल देंगे 1987 में। लेकिन वो प्रभावी कब हुआ, कम इनटू इफेक्ट जिसको कहा जाता है, वो कब हुआ, 1989 के अंदर। और लास्ट जो कि रिलेटेड है अमृता देवी बिश्नोई से, चिपको मूवमेंट, वो कब आया, 1964 में। तो कैसा लगा आपको ये पढ़ के? आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं कॉपी में। और इसी तरीके की चीजों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, इसी वे में और इससे अच्छे वे में एक फ्लो, अभी तो टॉपिक शुरू ही नहीं हुए, हम बड़े बड़े टॉपिक्स को बहुत ही आसान फ्लो चार्ट के रूप के अंदर मैं आपको याद कराऊंगा कि आप चाहकर भी इसे नहीं भूल पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको रेगुलर हमारे चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर बना रहना पड़ेगा, जिसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन दबाना पड़ेगा। और इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो इसे लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। और साथ में सेम नोट्स आने वाले टाइम पर, जो से अलग अलग वीडियोस आने वाले हैं, सारी बॉटनी हम कवर करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको सत्यार्थ कैरियर इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके ऊपर कोर्सेज पर जाना पड़ेगा। डेली जो यूट्यूब क्लासेस आएगी उसके हम जो ये नोट्स जो हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, इसकी आपको पीडीएफ कॉपी हमारे टेलीग्राम चैनल सत्यार्थ कैरियर इंस्टीट्यूट पर दे देंगे। थैंक यू सो मच।